हेलो स्टूडेंट, कल हमने देखा था लास्ट वीडियो में डाइजेशन का कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है, इसमें एक और आपका टॉपिक आता है कंपाउंड स्टमक या संयुक्त आमाशय क्या है। उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था लास्ट एग्ज़ाम में कि एबोमेसम किसका पार्ट है, एबोमेसम। तो यहाँ हमको ध्यान में रखना है, इसको हम पूरा अच्छे समझेंगे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है कंपाउंड स्टमक। कंपाउंड स्टमक किन में पाया जाता है? ये पाया जाता है कैटल्स में, रूमिनेंट्स में। रूमिनेंट्स मीन्स जो रिगर्जिटेशन करने वाले जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जो जुगाली करने वाले होते हैं, गाय भैंस ये सारी जो है बकरियां। तो ये क्या करती हैं, ये अपने खाने को काफ़ी बड़े बड़े पार्ट में बिना चबाए हुए ये अपनी बॉडी के अंदर ले लेती हैं। उसके बाद ये कहीं पे भी जाके आराम से बैठकर उसको वापस से अपने मुंह में लाती हैं और उसको बहुत स्मॉल स्पीसीज में वो उनको चबाते रहती हैं ताकि उसमें लार मिल जाए आसानी से और वो बहुत पिस जाए खाना। तो ये इसको हम कहते हैं प्रोसेस को जुगाली करना, रिगर्जिटेशन। तो ये जो है ये रूमिनेंट एनिमल में पाए जाते हैं। तो उनका स्टमक भी अलग होता है क्योंकि उनके स्टमक में वहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स होंगे। वॉलेंट्री मसल्स क्या करेंगे कि खाना को जब एक बार अंदर ले लिया उसको वापस से थोड़ा 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 अपने मुंह में वापस से लाना। तो ये वहाँ पर वॉलेंट्री मसल्स इनके काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो भी काऊ है, बफेलोज वगैरह जो हैं, उनमें ये कंपाउंड स्टमक जो है वो कैसा होता है। कंपाउंड स्टमक जो है इसका मेन 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग का ये बना होता है। ये माउथ वाला जो पोर्शन हो गया, बक्कल कैविटी एंड इसोफेगस। इसके बाद ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है ये इसके स्टमक का, इसको हम कहते हैं रूमेन। ठीक है, ये रूमेन जो है यहाँ पर भोजन का अस्थायी संग्रह होता है। वही जो सबसे पहले इन्होंने खाया, खा के यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। अब इस खाने को जब ये आराम से कहीं पे जाके बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको वापस से मुंह में लेते जाते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं। और चबाने के बाद उस भोजन को ये सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये यहाँ से पहले लेके आए और इसको फिर से मुंह में लिया। उसके बाद जब हो गया तब फिर इसको रूमेन में वापस सेकंड जो पोर्शन है इसका रेटिकुलम, इसमें ये इसको डाल देते हैं। तो रेटिकुलम जो है वो इसका सेकंड पार्ट है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे जो रूमेन है ये बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ पर कोई भी डाइजेस्टिव जूस, कोई भी एंजाइम ये सब नहीं पाए जाते हैं, कोई बैक्टीरिया वगैरह, प्रोटोजोआ यहाँ पर नहीं होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये सिर्फ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैली के समान रचना है जो भोजन को यहाँ पर थोड़े समय के लिए अस्थायी संग्रह करने का काम करता है। फिर सेकंड है आपका रेटिकुलम। तो रेटिकुलम में क्या होगा कि जब खाना दोबारा से इसने चबा लिया जुगाली करने के बाद और वो पिसा हुआ खाना ये कहाँ लाते हैं, रेटिकुलम में लाते हैं। तो रेटिकुलम वाला जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलेज एंजाइम के साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये प्रोटोजोआ और सेल्यूलेज एंजाइम ये सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में क्योंकि सेल्यूलेज नहीं पाए जाते, वो प्रोटोजोअन्स नहीं होते, तो ह्यूमन क्या करते हैं, ह्यूमन भी मैमल्स हैं लेकिन हमारे बॉडी में सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर ये जो हर्बीवोर्स एनिमल है, कैटल्स हैं, इनमें ये एंजाइम और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है, रेटिकुलम में, ये सबसे छोटा पार्ट है और यहाँ पर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर यहाँ से ये खाना पीछे की तरफ, पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो हमने ह्यूमन स्टमक में देखा था एलिमेंट्री कैनल में कि कंटिन्यू यूनिडायरेक्शनल एक वेव्स चलती रहती हैं और खाना जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाता है। तो यहाँ से ये जो खाना है वो ओमेसम में आता है। ओमेसम में इसका डाइजेशन होता है और ओमेसम के बाद यही खाना जो है जब ओमेसम में आता है, लेकिन याद रखेंगे ओमेसम में भी कोई भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट नहीं होता। देन ये जो है यहाँ से आपके एबोमेसम में आता है। एबोमेसम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि यहाँ पर
जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन, HCl, ये हमने ह्यूमन में भी देखा है, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाने के कारण एबोमेसम को ट्रू स्टमक कहा जाता है, सत्य अमाशय। इसको ट्रू स्टमक या सत्य अमाशय कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि देखिए कुछ ही स्पेशल कैरेक्टर होते हैं या कुछ अपवाद होते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठता है। यहाँ पर जो एबोमेसम को पूछा था, एबोमेसम किसका भाग है, तो एबोमेसम जो है वो अमाशय का या स्टमक का पार्ट है। किसका स्टमक? संयुक्त अमाशय, कंपाउंड स्टमक जो कैटल्स में होते हैं। और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर कि इसको हम ट्रू स्टमक कहते हैं और यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और कंप्लीट फूड का डाइजेशन इस पार्ट में होता है। उसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कंप्लीट होगा डाइजेशन, फिर यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होगा, जो ह्यूमन में हमने देखा था। तो हमको यहाँ पर स्टमक में ध्यान रखना है, पहला रूमेन और स्थायी संग्रह हो रहा है, कोई जूस, कोई एंजाइम यहाँ पर नहीं है। सेकंड, रेटिकुलम स्मॉलेस्ट पार्ट है और यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट है जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। ओमेसम और फोर्थ है एबोमेसम। तो एबोमेसम को हम ट्रू स्टमक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये 4 भाग होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संयुक्त अमाशय में कितने भाग होते हैं, सबसे छोटा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड स्टमक। इसके बाद जैसे कि आपको जो टॉपिक है वो था न्यूट्रिशन, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो हमको इसके साथ साथ और भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनको देखना होता है, जैसे उसमें से क्वेश्चन बनते हैं आपके ना। तो जैसे यहाँ पर है, अब हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसमें कंप्लीट अगर नहीं हो पा रहा है तो हमको क्या डिजीज़ हो सकती है, क्या हमको लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन कौन से विटामिन्स हैं जिनसे हमको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सारे मेटाबॉलिज्म के लिए जो है विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़। प्रोटीन की कमी से और कुछ कैलोरी फैट की वजह से भी जो है बच्चों में रोग हो सकते हैं। ये ज़्यादातर किन में पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये आपको अफ्रीका साइड पे ज़्यादा मिलते हैं ये बच्चे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेन्स अनाज ज़्यादा नहीं मिलती है, जंगली फल फूल वगैरह जो रहते हैं वही उनको मिलता है, तो उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता, फैट नहीं मिल पाता। तो इस वजह से उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, कुपोषण हम सीधा सीधा उसको कहें। तो ये जो है 2 प्रकार के होते हैं, ये दोनों डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको स्पेशली याद रखना है आपको, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। क्वाशियोरकर जो है दोनों बच्चों में ही होते हैं, दोनों डिजीज़ जो हैं। क्वाशियोरकर जो है 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्वाशियोरकर में क्या होगा कि इनका ग्रोथ रुक जा रहा है, चेहरे में सूजन आ गया, चेहरा सूजा सूजा दिखेगा, आंखें निकली हुई लगेंगी, पेट स्टमक जो है वो काफ़ी बाहर की ओर निकला हुआ लगेगा, लीवर क्योंकि बढ़ जाता है, मानसिक वृद्धि, इनका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है, स्किन में पिगमेंटेशन हो जाते हैं। ठीक है, देखने से हमको बच्चा लगेगा कि ठीक है, क्योंकि सूजन के कारण बॉडी जो है वो वैसा दिखाई देता है, लेकिन ये ऐसे होते नहीं हैं। इनमें प्रोटीन की कमी के कारण ये जो है इनका मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ दोनों रुक जाता है। ठीक है, तो ये है क्वाशियोरकर। सेकंड है मरासमस। मरासमस ये और कम छोटे बच्चे जो होते हैं जिनकी आयु कम होती है, 1 वर्ष से भी कम बच्चों में ये पाया जाता है। अब ये मरासमस में भी क्या है कि कैलोरी की कमी उनको नहीं मिल पा रहा है, पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो उनके वृद्धि कैसे होगी? प्रोटीन जो है बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी होता है बड़ों की अपेक्षा। क्यों? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देते हैं और प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग, सेल का फॉर्मेशन करना, नए नए सेल बनाना, बोन्स डेवलपमेंट करना। तो ये जो प्रोटीन की कमी और
कार्बोहाइड्रेट फैट की कमी की वजह से ये मरासमस इनमें होता है। तो प्रोटीन बच्चों को ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनका बॉडी क्या करना है, उनको ग्रो करना है, हाइट बढ़ती है, उनकी हेल्थ बढ़ती है केस तक, तो उनको बड़ों की अपेक्षा, एडल्ट की अपेक्षा उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये उनको नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनका शरीर एकदम पतला, मतलब हड्डी, पूरी हड्डी दिखाई देंगी, रिब्स, चेस्ट में उनकी पसलियाँ, बिल्कुल एक एक पसलियाँ दिखाई देने लगेंगी, ऐसा इनका बॉडी हो जाता है, एकदम वीकनेस आ जाती है, स्किन जो है वो ढीली हो जाती है, रफ़ हो जाती है, सूखी, वाइट, उसमें स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, इनमें वीकनेस आ जाएगा, भार में, वज़न में कमी हो जाएगा, कुपोषित बच्चे ज़्यादातर जो हम कहते हैं नॉर्मली, तो ये मरासमस के कैरेक्टर हैं। तो दोनों किसकी कमी से होते हैं? स्पेशली प्रोटीन की कमी से और कैलोरी की कमी से ये होते हैं और बच्चों में पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़, क्वाशियोरकर एंड मरासमस। अब हम देखेंगे विटामिन्स। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन में पूछा भी जाता है साइंटिफिक नेम, ABCD हम जो विटामिन पढ़ते हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, इनके सोर्स क्या है और इनकी कमी से कौन सी डिजीज़ होती है, जिसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विटामिन। चलिए, तो ये है विटामिन। विटामिन के बारे में हमको देखना है अभी। सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है, फंक सभी जानते हैं विटामिन के, इसमें नाम जो है साइंटिस्ट का फंक का आता है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि खोज किसने की, नाम किसने दिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसने फर्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बहुत सारे ऐसे बायो में स्ट्रक्चर आते हैं अलग अलग, उनके बारे में वो बता रहे हैं, उनको डिस्कवर किया, फिर उसके फंक्शन के बारे में बताया, तो सभी साइंटिस्ट अलग अलग होते हैं, तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। इसकी खोज की थी ल्यूनिन, साइंटिस्ट हैं LUNIN, ल्यूनिन ने इसकी खोज की थी, और FUN के फंक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसे विटामिन नाम दिया था। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आप याद रखेंगे, ल्यूनिन एंड फंक। और विटामिन का जो स्टडी है कंप्लीट जो हम करते हैं, इसको हम कहते हैं विटामिनोलॉजी। ठीक, विटामिन जो है ये हमारी बॉडी में क्यों ज़रूरी है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन के बने होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। तो ये जो हैं हमारी बॉडी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उपापचय क्रियाएं जिसे हम कहते हैं। तो ये जो विटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, कुछ एक विटामिन ही हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, वो भी कम मात्रा में, और बाकी जो विटामिन है जितना बॉडी यूज़ करता है डेली के डेली, वो हम खाते हैं, यूज़ कर लेते हैं, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ पास आउट हो जाता है। तो इसलिए हमको डेली ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए क्योंकि इन्हीं से हमको विटामिन जो है मिलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि विटामिन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन जो कि पानी में घुल जाता है, वो है ADEK। ठीक है, दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलने वाले विटामिन है B and C। ठीक, ऐसे हम कहेंगे तो A, B, C, D, E and K होते हैं। ठीक है, लेकिन ADEK जो है ये आपको याद रखना है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जल में घुल जाते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो बाकी है B और C, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमको देखना है कि जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? B और C, और वसा में घुलनशील है A, D, E और K। ये तो यहाँ पे ये जो विटामिन के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्वेश्चन कहाँ पर से आते हैं। तो विटामिन A, B, C, इनके साइंटिफिक नेम है अलग अलग। इनको पूछता है कि रेटिनॉल किसका है, विटामिन A, B, C, D किसका नाम है, कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, टोकोफेरॉल किसका नाम है, इस तरह से। और दूसरा कि इसके सोर्स,
सोर्स के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गाजर में क्या पाया जाता है, पपीता में क्या होता है, इस तरह से कौन से विटामिन पाए जाते हैं। होते उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ एक की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मेन होता है, इसलिए हम उसको लेते हैं। ऐसा नहीं कि पपीता में सिर्फ विटामिन ए है, बाकी चीज़ें नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है, लेकिन उसकी मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम देखते हैं। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट है सबसे कि कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ हम इसको कहते हैं। ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैलती नहीं है, कम्युनिकेबल नहीं है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी है तो हमको डिजीज़ होगा, अगर सामने वाले को वो कंप्लीट विटामिन उनकी बॉडी में है, उसको डेली मिल रहा है, तो हम उसके साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, खाएंगे, लेकिन उसको कोई भी वो डिजीज़ नहीं होगी जो हमें है। तो ये जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, डेफिशिएंसी डिजीज़ है, कमी से होने वाला रोग है जो एक से दूसरों में नहीं फैलते हैं। तो कौन से डिजीज़ हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर विटामिन जो है जल में वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताऊँ, सबसे पहले विटामिन जो है, कौन से विटामिन की खोज हुई थी, तो वो थे विटामिन सी। याद रखेंगे इसको। सबसे पहले किस विटामिन के बारे में पता लगा था, विटामिन सी के बारे में। और दूसरा है कि सबसे पहले किस विटामिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, निष्कर्षित किया गया था, उसको प्राप्त किया गया था, तो वो है विटामिन बी। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान में रखेंगे। अब हम देख रहे हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनके बारे में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे पहले ए, विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ये तो उसका साइंटिफिक नेम है या बायोलॉजिकल नेम है, लेकिन उसकी जो फंक्शन है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, उसके बेस पर भी उसको कुछ और नाम भी दिए जाते हैं, ये भी हमको याद रखने हैं। तो पहला जो विटामिन ए है, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और इसे हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन मीन्स अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए कंप्लीट है, अच्छे से है, तो वो बहुत सारे ऐसे संक्रमण को रोक सकता है जिससे हमको डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब ये हमको मिलते किस में हैं, तो ये इसका सोर्स है येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, पीले फल। जितने भी कहा जाता है कि जो पीले फल हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है, जैसे कि मैंगो हो गया, पपाया है, और इसके अलावा कैरेट है, गाजर, टोमेटो, टमाटर, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाई जाती हैं। मिल्क, योक, ठीक है, बटर, इनमें विटामिन ए पाई जाती है कंप्लीट। फिर कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज़ होती है, तो सबसे मुख्य जो रोग है वो है रतौंधी, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं और निक्टेलोपिया भी कहते हैं। तो ये जो रतौंधी है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि जैसे जैसे सूर्य डूबने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो उनकी दृष्टि क्षीण होने लगती है और अंधेरा होने के बाद उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर रात को उनको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और दूसरे दिन जैसे ही सूर्योदय होने लगता है फिर से, तब उनको फिर से दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, जिसको हम निक्टेलोपिया कहते हैं। सेकंड है जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया ये आँख के अंदर कुछ लिक्विड होता है, टीयर्स ग्लैंड होती हैं, ये ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं, जिससे कि आँख में सूजन आना, लाल हो जाना, ये प्रॉब्लम आती है, जिसको हम जीरोफ्थैल्मिया कह रहे हैं। और तीसरा है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन डिजीज़। स्किन डिजीज़ मीन्स रोग, त्वचा जो है वो खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो है वो है डी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल, और इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि सूर्य की किरणों से हमको मिलता है। और तीसरा, इसे एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। एंटी रिकेटिक मीन्स रिकेट्स, जो एक डिजीज़ होती है बच्चों में, स्पेशली बोन्स डिजीज़ है, हड्डियों के रोग होते हैं, तो ये
रिकेट्स को रोकने वाली विटामिन है, इसलिए इसको हम एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं। ये स्पेशली मैं इसीलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर से भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा विटामिन है। तो एंटी रिकेटिक विटामिन और सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? डी को। तो विटामिन डी हम जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है उसका 80% हमको कहाँ से मिलता है? सन रेज से मिलता है। सन रेज में नहीं होता एक्चुअली, सन रेज जब हमारी बॉडी पर पड़ती है, ठीक है, तो वो सन रेज हमारी स्किन के नीचे जो ग्लाइकोजन का फैट का जो लेयर है उसको वो लेयर उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, सिंथेसिस करती है। तो ये विटामिन डी इस तरह से सनलाइट में जो उसकी वेवलेंथ होती है तो इस वजह से वो विटामिन डी सिंथेसिस कर लेता है। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए कहते हैं धूप में रहना ज़रूरी है। और इसके अलावा है फिश लीवर ऑयल, मछलियों का जो तेल होता है। योक क्या होता है? अंडे का जो पीला भाग होता है इसको कहते हैं एग योक में पाया जाता है दूध में। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली इनमें जो है विटामिन डी पाया जाता है। अब इनके कमी से कौन से रोग होते हैं? तो 2 मुख्य रोग हैं, हड्डियों के रोग होते हैं। रिकेट्स स्पेशली छोटे बच्चों में पाया जाता है, जिससे कि उनकी हड्डियां जो हैं वो तिरछी हो जाती हैं, वो अपने निश्चित शेप में नहीं होती हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरा है ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। ऑस्टियोमलेशिया ये बड़ों में पाया जाने वाला रोग है, जिनमें उनके बोन्स जो हैं खोखली अंदर से हॉलो हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं। तो ये है ऑस्टियोमलेशिया। तो ये 2 हो गए आपके विटामिन ए एंड विटामिन डी। थर्ड है ई को हम कहते हैं टोकोफेरॉल और विटामिन ई को हम कहते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ब्यूटी विटामिन स्पेशली याद रहेगा क्योंकि विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जो कि फेशियल वगैरह करने में, चेहरे में लगाने के लिए गर्ल्स यूज़ करती हैं। और विटामिन ई से हमारे हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ब्लैक होते रहते हैं, वाइट नहीं होते हैं, वो झड़ते नहीं हैं, शाइन करते हैं। तो इस वजह से हम इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। और एंटी स्टेरिलिटी मीन्स स्टेरिलिटी ये होता है कि रिप्रोडक्शन पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाए हमारी बॉडी में। तो जो हमारे मेल गैमिट और फीमेल गैमिट बनने की जो प्रोसेस है स्लो हो जाएगी, वो गैमिट हेल्दी नहीं होंगे, जो कि फर्टिलाइजेशन में फिर आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, इसको ये रोकता है, ठीक है। अब ये किन में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें ये पाई जाती हैं, हर प्रकार की ग्रीन वेजिटेबल्स में। दूसरा है ऑयल, जो वनस्पति तेल जो हम खाते हैं, यूज़ करते हैं। सीरियल्स, अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, स्पेशली बादाम और अंडा, इनमें पाया जाता है विटामिन ई। और विटामिन ई अंकुरित अनाजों में, स्प्राउट्स में भी पाया जाता है। तो ये विटामिन ई जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो रोग होता है वो है इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन। बॉडी में जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं, ओवा बनने की जो प्रोसेस है उसमें ओवा जो है वो हेल्दी नहीं हो पाते हैं, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, डैमेज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनसे आगे कंसीव नहीं कर पाते। तो ये इनफर्टिलिटी, बांझपन, इसकी वजह से, इसकी कमी से होता है। हेयर फॉल, बाल झड़ने लगेंगे, सफ़ेद होने लगेंगे। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब मसल्स पेन होने लगना, मसल वीक हो जाना, ये प्रॉब्लम इसमें आती है, ठीक। नेक्स्ट है आपका के, विटामिन के, फाइलोक्विनोन, इसका नेम है, साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन मीन्स, और इसको हम क्या कहते हैं? एंटी हीमोरेजिक विटामिन। हीमोरेजिक मतलब का ये है कि कंटिन्यू जो ब्लड
कहीं पे कट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, उसको क्लॉट करने के लिए ब्लड को विटामिन के की ज़रूरत होती है। तो विटामिन के बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम ये इस सीवियर ब्लीडिंग को रोकता है क्लॉट करके ब्लड को, इसलिए इसको हम एंटी हीमोरेजिक विटामिन कहते हैं। ये हमको मिलता किसमें, इसका सोर्स है कैबेज, बंद गोभी, पत्ता गोभी जिसे हम कहते हैं, कॉलीफ्लावर, लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, इनमें विटामिन के मिलता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है सीवियर ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है कई बार, और एक्सीडेंट में चोट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिससे कि जान को खतरा हो, लेकिन ब्लीडिंग इतना हो जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो है एक्सेस ब्लीडिंग होना, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लीडिंग होना रुक जाता है। तो ब्लड अगर क्लॉट नहीं हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो विटामिन के की कमी से होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, इनके साइंटिफिक नेम, इनके अदर इम्पॉर्टेंट नेम, इनके सोर्स और डेफिशिएंसी डिजीज। अब हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन बी और सी के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो अगर हम कहते हैं तो इसमें डिफरेंट टाइप के विटामिन बी आते हैं। ये होते हैं, हमको याद रखना है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। ये इतने सारे आपके विटामिन बी होते हैं जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बच्चों में जो टॉनिक वगैरह के जो सिरप आते हैं उनमें स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स होता ही है, क्योंकि ये बॉडी ग्रोथ के लिए, मसल्स मजबूत बनाने के लिए, ये सब के लिए और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विटामिन बी हैं इनके साइंटिफिक नेम क्या है, अदर्स नेम क्या है, सोर्स और इनसे इनकी कमी से होने वाली डिजीज़। तो विटामिन बी जो है B1, इसे हम कहते हैं थायमिन या एंटी बेरी विटामिन। एंटी बेरी इसलिए क्योंकि बेरी रोग को होने से रोकता है। अगर हम विटामिन B1 कंप्लीट लेंगे जितनी ज़रूरत है तो हमें बेरी रोग जो है वो नहीं होगी। तो ये है विटामिन B1 थायमिन या एंटी बेरी विटामिन। इसका सोर्स है गेहूँ, चावल, फिश, जितने भी चने, मूंग वगैरह जो होते हैं, दालें जो होती हैं, वो पीनट, मटर वगैरह जो है, बीन्स, इनमें ये पाए जाते हैं। अगर हम वैसे ही देखें विटामिन बी के सोर्स, तो एक कॉमन हम सोर्स उसमें देख सकते हैं फिश, मीट, एग, मिल्क। इसके अलावा ईस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ईस्ट या जिसको हम खमीर कहते हैं, जो हम बहुत सारे घर में जो बनाते हैं इडली डोसा, उसमें हम उसको फर्मेंट करते हैं तो उसमें ईस्ट होता है। तो ये जो ईस्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट पाया जाता है। इसीलिए बच्चों के लिए ऐसे फर्मेंटेशन वाले जो डिशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको विटामिन बी उसमें भरपूर मिलता है। तो ये एक कॉमन सोर्स है विटामिन बी का। और उससे विटामिन B1 की कमी से कौन से डिजीज़ होती हैं, बेरी याद रखेंगे। दूसरा है B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, इसे हम विटामिन जी भी कहते हैं। ईस्ट, लीवर, मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, इनमें ये पाए जाते हैं। इनकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो है किलोसिस मीन्स होठों का फटना, होठों के किनारे ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं। ग्लोसिटिस जीभ में जो है थोड़े अल्सरेशन, छाले जैसे हो जाना, उनमें जलन होना। किरेटाइटिस मीन्स किरेटिन का जमाव हो जाता है हमारे स्किन में, हमारे आँखों में, कॉर्निया में, तो ये प्रॉब्लम आती है विटामिन B2 की कमी से। फिर है B3, इसे हम कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इनके सोर्स वही हैं, ईस्ट, लीवर, मिल्क, एग, वेजिटेबल्स, ये सभी में पाए जाते हैं। और इससे जो डिजीज़ होती है ये है बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें से जो एक ग्लैंड है हमारी किडनी के ऊपर,
हमारी 2 किडनी होती है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करती है। तो अगर विटामिन B3 की कमी होती है तो ये एड्रिनल ग्लैंड अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, जो उसको सिक्रीट करना है हार्मोन्स वो सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसके अलावा इससे थकान आना, मसल्स में मसल्स वीक होना, ये प्रॉब्लम आती है। फिर है B5 को हम कहते हैं नियासिन। इसे हम विटामिन 4D भी कहते हैं और इसका एक और कॉमन नेम है PP फैक्टर, मीन्स पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। तो 4D क्या है, इसको ध्यान में रखना है हमको, अभी मैं बताऊंगी आगे। इसका सोर्स वही है ईस्ट, ग्राम, मीट, एग, ये सब। तो ये जो इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं ये है पेलेग्रा। तो पेलेग्रा से ये बचाता है, त्वचा का फटना, ड्राई हो जाना, ये पेलेग्रा होता है। तो पेलेग्रा से बचाने के कारण हम इसे क्या कह रहे हैं, PP फैक्टर, पेलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। दूसरा हम इसे 4D भी कहते हैं। इसकी कमी से 4 प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम 4D कहते हैं। ये है डायरिया सभी जानते हैं। दूसरा डर्मेटाइटिस, स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, सूखी हो जाती है। डिमेंशिया याददाश्त में कमी हो जाना, ये एक मानसिक अवस्था है जो कि पागलपन के पहले की अवस्था है, हम उसे पागलपन नहीं कहेंगे। डिमेंशिया मतलब उसको कुछ याद नहीं रहता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो ये कहलाता है डिमेंशिया। और उसके बाद है डेथ। तो डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डेथ, ये 4D डिजीज़ जो है इनको होते हैं, इसलिए हम इसे 4D विटामिन भी कहते हैं, स्पेशली ध्यान रखेंगे इसको। फिर है B6 पायरिडॉक्सिन इसका नाम है, सोर्स इसमें वही है। इससे वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ आना, रक्त की कमी हो जाती है, डर्मेटाइटिस डिजीज़ होता है। फिर है विटामिन B7, इसे बायोटिन नाम दिया गया है और इसका दूसरा कॉमन नेम है विटामिन H। तो ये बायोटिन और विटामिन H किसे कहते हैं, B7 को कहते हैं। सोर्स वही है। इससे मसल्स वीक हो जाती हैं, जिससे मसल्स में पेन होने लगता है। ठीक। फिर है B9 फोलासिन, या इसमें क्योंकि फॉलिक एसिड होते हैं तो इसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। लीवर बनाना, ऑरेंज और बाकी अदर चीज़ों में ये पाए जाते हैं। B9 की कमी से एनीमिया होता है, रक्त की कमी, क्योंकि विटामिन B मैंने इसके पहले ही बताया कि बच्चों को जो सिरप दिया जाता है टॉनिक वाला, क्योंकि उसमें B कॉम्प्लेक्स है, बच्चों में मसल्स मजबूत करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ब्लड का फॉर्मेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं, हेयर्स वगैरह के लिए। तो ये जो है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स कंप्लीट उनको चाहिए, तो उनके कमी से वही होगा कि इनमें जो है एनीमिया, ब्लड की कमी हो जाएगी, रक्त का फॉर्मेशन जितना होना चाहिए नहीं हो रहा है, और अल्सरेशन इन माउथ में जो है छाले पड़ जाना, ये डिजीज़ होती है। फिर है B12 साइनोकोबालामिन, इसका नाम है साइनोकोबालामिन। लीवर, एग, मीट इनमें पाया जाता है और इसकी कमी से पर्सीनियस एनीमिया होता है। पर्सीनियस एनीमिया का मतलब है बहुत ही खतरनाक प्रकार का रक्त की कमी। ये क्यों होती है, क्योंकि हमारे ब्लड में 3 कार्पसल्स रक्त कणिकाएँ होती हैं, RBC, WBC एंड ब्लड प्लेटलेट्स, या जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो RBC जो होती है, ये RBC इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यही ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। और RBC जितना हमारी बॉडी में होता है उसका 1% RBC डेली डेड हो जाती हैं। वो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, तो ये इनके मृत्यु हो जाती, तो 1% इनकी डेथ होती है और उतने ही नए फिर से बन जाते हैं। बनते कहाँ से हैं, हमारे लीवर में इनका फॉर्मेशन होता है, और बोन मैरो, स्पेशली हड्डी के अंदर जो अस्थि मज्जा या बोन मैरो होती है, वहाँ से इन ब्लड सेल का RBC, WBC का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से इनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, इनका निर्माण नहीं हो रहा है, और कंटिन्यू डेली जो है 1% जितना RBC है उसका कंप्लीट अमाउंट का 1% उनकी डेथ हो जा रही है। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी से RBC घटने लगता है, क्योंकि नए RBC का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसी को हम कहते हैं पर्सीनियस एनीमिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अभी क्या देखा,
विटामिन बी कितने प्रकार के हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12, और इसे हम कंप्लीट क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसके साइंटिफिक नेम, इनके कॉमन नेम और इनसे होने वाली डिजीज़। अब एक हमारा रह गया है जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसे एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया गया है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा इसके और बहुत सारे नाम हैं, जिनमें से पहला है एंटी स्कर्वी विटामिन, क्योंकि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो विटामिन सी अगर हम लें पर्याप्त मात्रा में तो उससे हमें बचाव हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं एंटी स्कर्वी विटामिन। एंटी वायरल विटामिन, वायरल इन्फेक्शन को भी ये रोकता है, तो इसे एंटी वायरल विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, और इसे हम एंटी रेबीज़ विटामिन भी कहते हैं, एंटी रेबीज़ विटामिन, ठीक है, ये भी कहते हैं। ठीक, तो एंटी स्कर्वी विटामिन, एंटी वायरल विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन, एंटी रेबीज़ विटामिन, इतने इसके नाम हैं। मिलते किस में हैं? तो विटामिन सी का सोर्स है साइट्रस फ्रूट्स। साइट्रस फ्रूट्स मीन्स जिसमें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऐसे फल जिनमें कि साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ये फल, इन फलों को कंबाइंड रूप से हम साइट्रस फ्रूट्स कहते हैं। सारे खट्टे फल जिनमें कि संतरा, आंवला, स्पेशली आंवला में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, अंगूर, मौसम्बी, अमरूद, टमाटर, गाजर, और स्पेशली हरी मिर्च। हरी मिर्च में भी, भले वो खट्टा नहीं है, लेकिन हरी मिर्च में भी विटामिन सी पाया जाता है, और हरी मिर्च कैंसर रोधी होता है, बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, अंगूर, अमरूद, टमाटर, इनमें ये जो है पाए जाते हैं विटामिन सी। इसके अलावा दूध में भी पाया जाता है। ठीक, फिर है इससे होने वाले रोग कमी से, तो स्कर्वी जो है वो हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, मसूड़े लूज़ हो जाते हैं जिससे दांत हिलने लगते हैं, उनमें ब्लीडिंग होने लगना, रक्त खून का निकलना, तो ये जो प्रॉब्लम है इसे हम कहते हैं स्कर्वी। आई डिसऑर्डर्स, आँख में, दृष्टि में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। कैंसर, स्पेशली इसीलिए हम इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी जो है, इन्फ्लुएंजा जो होती है इससे, और हार्ट डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम आती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो अभी जो आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो इसमें यही कहा जाता है कि नींबू या खट्टे जो फल होते हैं ये हमें खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। गर्म पानी में हम नींबू उसमें से लें तो ये साइट्रिक एसिड होगा जो हमारे नेज़ल ट्रैक्ट से होकर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, जिसको कि हम कहते हैं विंड पाइप, हमारा जो है लंग्स तक जो जाती है ट्यूब, वहाँ पे अगर वहाँ पर वायरस यदि संक्रमण करता है, संक्रमित होता है, तो वो उस रूट को वो क्या करता है, क्लियर कर देता है हमारे नेक वाले रीजन में। ठीक है, इसीलिए हम इसे एंटी वायरल विटामिन भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हमने देखा कि विटामिन दो प्रकार के हैं, जल में घुलनशील बी एंड सी, और वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। टोटल जो है वो विटामिन है 13 विटामिन है। इनके बारे में, इनके साइंटिफिक नेम, इनके कॉमन नेम और इनके सोर्स और इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये हमने देखा। ये आपके इस ACF रेंजर के एग्ज़ाम के साथ साथ ये जनरल नॉलेज का है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं तो विटामिन का पोर्शन उसमें रहता ही है, एक न एक क्वेश्चन आपके आते ही हैं। ओके।